नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा नजरिया है जो कहता है कि हमारी कामयाबी या नाकामी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये तो हमारे अपने कर्मों का एक रिपोर्ट कार्ड है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे अहम तर्क से। देखिए, ये जो लेख है ना, ये हमारी एक बहुत ही आम आदत पे कह सकते हैं एक तरह से उंगली उठाता है। और वो आदत है अपनी मुश्किलों के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराना। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि अपनी गलतियों के लिए माया को या दुनिया के इस भ्रम को दोषी मत बनाओ। मतलब ये कहना बंद करो कि माया की वजह से हम फिसल गए या हार गए। अब ये स्लाइड जो है ना, वो इस बात को बड़े अच्छे से समझाती है। एक तरफ है आम बहाना, क्या करें माया के तूफान आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है इस लेख की सच्चाई, और वो ये है कि जिसे हम बाहरी तूफान समझ रहे हैं वो असल में हमारी अपनी ही मूर्खता है, हमारी अपनी कमजोरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारी लड़ाई किसी बाहरी ताकत से है ही नहीं, तो फिर ये है क्या? इसका जवाब भी ये लेख देता है। और वो जीवन की तुलना एक बहुत ही अनोखे स्कूल या कह लीजिए एक दिव्य विश्वविद्यालय से करता है। और इस खास यूनिवर्सिटी में जो सिखाने वाला है वो कोई आम टीचर नहीं है। वो एक ही समय में 3 भूमिकाएं निभाता है। पिता भी है जो हमें विरासत देता है, शिक्षक भी है जो ज्ञान देता है, और गुरु भी है जो मुक्ति का रास्ता दिखाता है। सोचिए, हर रोल का अपना एक अलग और बहुत जरूरी मकसद है। अब बात करते हैं इस पढ़ाई के इनाम की, और ये कोई छोटा मोटा इनाम नहीं है। जरा सोचकर देखिए, जो इस पढ़ाई में पास हो जाता है उसे आने वाले स्वर्ण युग में, जिसे सूर्यवंशी युग भी कहा गया है, पूरी दुनिया पर, हाँ, पूरी दुनिया पर राज करने का मौका मिलता है। ये है इसका ग्रेजुएशन प्राइज। तो अब एक और सवाल मन में आता है कि भाई अगर सिखाने वाला इतना अच्छा है, इनाम इतना बड़ा है, तो फिर भी स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं? तो ये लेख बताता है कि वजह बिल्कुल वही है जो किसी भी आम स्कूल में फेल होने की होती है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं छुपा है। आप देखिए, जो सबसे बड़ी वजह हैं वो हैं बुरी संगत यानी संग दोष, फिर आता है देह अभिमान यानी अहंकार, और फिर बाकी की चीजें जैसे कोई अवगुण या ध्यान भटकाने वाली बातें। और इन सब की वजह से होता क्या है? होता यह है कि जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन ही नहीं हो पाता। ये जो शब्द है ना, संग दोष, इस पर यह लेख बहुत ज्यादा जोर देता है। संग दोष यानी संगत का दोष। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इसका हमारी आध्यात्मिक तरक्की पर बहुत बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और दूसरी बड़ी रुकावट है अहंकार यानी देह अभिमान। लेख में जो दिव्य मार्गदर्शक हैं उन्हें शिव बाबा कहा गया है। तो होता यह है कि जैसे ही देह अभिमान आता है, हम शिव बाबा को ही भूल जाते हैं, और जब हम उन्हें ही भूल गए तो फिर वो हमारे नतीजों के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? है ना सोचने वाली बात। तो ठीक है, हमने समस्या तो समझ ली, पर इसका हल क्या है? इसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही साफ और सीधा रास्ता बताया गया है। एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से हमारी अपनी यानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर टिका है। और इस रास्ते का सबसे जरूरी हिस्सा है श्रीमत का पालन करना। श्रीमत यानी वो दिव्य निर्देश या वो सबसे अच्छी सलाह जो उस टीचर से मिलती है। इस लेख के हिसाब से इस कोर्स को पास करने का यही एक और सिर्फ एक ही तरीका है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, ये एक पूरा 4 कदमों का स्टडी प्लान है। पहला, अपनी कमियों को देखो, उन्हें जांचो। दूसरा, जो श्रीमत या दिव्य निर्देश मिल रहे हैं उन पर चलो। तीसरा, अहंकार को छोड़ो। और चौथा, बुरी संगत से यानी संग दोष से बचो। कितना प्रैक्टिकल रास्ता है। देखिए, सबसे अहम बात है रवैया। हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि ये निर्देश दे कौन रहा है, और जब हम उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, ये कहकर के जो हुक्म शिव बाबा, तभी हमारे मन का वो जो ताला है ना, वो खुलता है। तो चलिए अब हम आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि इन सारी कोशिशों का, इन सारे प्रयासों का फाइनल रिजल्ट कैसे तैयार होता है। वो ग्रेडिंग कैसे होती है जिसमें हर एक छोटी बड़ी कोशिश का हिसाब रखा जाता है। और इस मामले में ये लेख बिल्कुल 100% साफ है। आखिरी नतीजा पूरी तरह से मतलब 100% हमारे अपने व्यक्तिगत प्रयास पर ही निर्भर करता है, और इसी प्रयास को यहाँ पुरुषार्थ कहा गया है। अब ये जो टेबल है ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि नतीजों का एक पूरा सिस्टम है, एक पदानुक्रम है।
जिसका पुरुषार्थ सबसे श्रेष्ठ है वो स्वर्ण युग का राजा रानी बनता है, जिसका थोड़ा कम है वो ऊंची प्रजा बनता है, और जो कम मेहनत करते हैं उन्हें भी राज्य में जगह तो मिलती है, लेकिन उनका पद उनकी मेहनत के हिसाब से ही होता है। और एक बात गांठ बांधने वाली है, ये जो भी प्रयास है और जो भी उसका नतीजा है वो किसी से छिप नहीं सकता। ये एक पूरी तरह से पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। किसका क्या पद है ये सबके सामने साफ होगा। तो आखिर में ये सारी बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि सारी शक्ति और सारी जिम्मेदारी हमारे अपने ही हाथों में है। ये लेख हमें एक बहुत ही गहरे और बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड आखिर लिख कौन रहा है?